जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। आज तारीख है 5 फरवरी, दिन है सोमवार। चलिए क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग अच्छा से देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं कि हम लोग के लिए क्या क्या इंपोर्टेंट है, क्या क्या इंपोर्टेंट नहीं है। चलिए देखिए, सबसे पहली बात क्या है ना कि रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। इस परियोजना को देखेंगे, ये किस नदी से संबंधित है। ये आपका जो है थोड़ा सा विवाद में आ गया है, विवाद में नहीं आया है, मंजूरी मिला है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख ही लेंगे, क्योंकि आपका सिंधु जल विवाद हमेशा सिंधु जल संधि उसको देख लेंगे, सिंधु नदी तंत्र भी देख लेंगे। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर, बापू का सबसे बड़ा जो है स्टेचू आपका वहीं पे है जहां पे आपका बापू टावर बना है और तांबे का बना है। इंपोर्टेंट है, कल उद्घाटन हुआ है और सबसे बड़ा है, बिल्कुल भी देखना जरूरी है। 120 फीट का है, 6 मंजिला है, समझ रहे हैं। आगे चलिए, स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया है? तो कल को है ना कैबिनेट के द्वारा कुछ नियुक्तियां किया गया है, जिसमें से आपका स्वास्थ्य सचिव का नियुक्ति किया गया है। आपका केलेगनाड स्पोर्ट किट्स दिया जा रहा है एक सरकार के द्वारा, ठीक है। जो भी गांव है, गांव में जो भी खेल प्रतिभा है उसको आगे बढ़ाने के लिए। किस देश ने जंगलों में आग लगने से क्या कर दिया? आपातकाल की घोषणा कर दिया। जंगल में आग लग गया भैया, बहुत बुरा हाल, दुर्गति हो गया, वहां पे 60 से अधिक लोग का मृत्यु हो गया आग लगने की वजह से, और वहां पे आपातकाल का, वहां के जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो हम लोग के लिए क्या है, ये सब इंपोर्टेंट है। चले अब तो समझिएगा क्या क्या पढ़ने वाला है। और एक क्वेश्चन था, जो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, जहां पे यूसीसी के बारे में कल आपको हम बताए थे, यही है। तो ये सारा क्वेश्चन है, अलबल क्वेश्चन हम रखते नहीं है, जो आपका पेपर में हो या न्यूज में हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही सारा क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। चलिए तो आप हम लोग विस्तार पूर्वक चीजों को अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या है ना, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। ये परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना आज का नहीं है, ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के तहत आता है, ठीक है। 2013 में ही हुआ था, इसमें विवाद हो गया था, फिर 2017 में वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता के बाद फिर ये प्रोजेक्ट आपका काम करना शुरू किया है, ठीक है। तो ये है किस नदी पे? तो ये है आपका चिनाब नदी पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 चीज अभी आपको बोले हैं। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट ये क्या होता है, इसी को समझ लीजिए, क्योंकि 3 नदी यानी सिंधु नदी हो या झेलम हो या चिनाब हो, अगर जम्मू कश्मीर घाटी वाले क्षेत्र में जहां पे क्या हो, घाटी वाटी हो, वहां पे अगर कोई भी हम लोग जल विद्युत परियोजना बनाते हैं तो वो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के तहत आता है। उसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जलधारा या कोई भी नदी का पानी जो बहता है, उसकी धारा को बिना चेंज किए हुए, बिना परिवर्तन किए हुए, पानी को बिना अवरोध डाले हुए, जहां पे जल विद्युत का परियोजना प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसे प्रोजेक्ट को हम लोग क्या रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट में शामिल करते हैं या रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट कहते हैं। हो सके आपको पूछ ले, कहेगा कि रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट किसे कहते हैं, तो बस ये कहिएगा कि जलधारा को बिना मोड़े हुए, बिना पानी को अवरोध पहुंचाए हुए जो प्रोजेक्ट का लगाया जाता है, यहाँ से जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, ऐसे प्रोजेक्ट को रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात है क्या है, चिनाब नदी। तो चलिए हम लोग हल्की हल्की से चीजों को समझेंगे। 2-3 चीज बोले, सिंधु जल विवाद क्या है, और पहले हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग समझ लेते हैं पहले सिंधु नदी तंत्र। क्योंकि देखिए भारत में अगर नदियों को देखिएगा, उद्गम के भी दृष्टिकोण से देखेगा तो 2 प्रकार की नदी है। एक क्या है, हिमालयन नदी जो हिमालय से निकलता है, और एक क्या है, पठारी नदी जो दक्षिण भारत के पठार से निकलता है, ठीक है। जैसे क्या कहिएगा, इधर गोदावरी है, कृष्णा है, सब जो भी है ये पठारी नदी है। हिमालयन नदी कौन है भैया? सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। तो हम लोग अभी हिमालयन नदी को करें। हिमालयन नदी भी 2 भागों में विभाजित है। 2 भागों में विभाजित का मतलब देखिए, ये अपना भारत है, प्यारा सा भारत है, ठीक। ऐसे करके जैसे भी है समझ जाइए, समझ ही गए होंगे। ये हमारा सा प्यारा सा भारत है, यहाँ पे मान लीजिए दिल्ली है, ठीक है। तो दिल्ली के पास एक दिल्ली कटक है, इसको क्या कहते हैं? दिल्ली कटक। एकदम आराम से समझिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये क्या है भैया? आपका दिल्ली कटक है, ठीक है। दिल्ली कटक क्या करता है ना, इसका जो रेंज है, ये रेंज ऐसे आगे करता है, ठीक है। और ये ऐसा उभरा हुआ ऊंचा एक क्षेत्र है जो क्या करता है कि ये यहाँ के पानी को 2 भागों में विभाजित करता है। अगर दिल्ली कटक के जो पश्चिम में जो भी पानी बहेगा, ठीक है, वो पानी को वो इधर आने नहीं देगा। वो क्या करता है, इस पानी को, क्योंकि ये बहुत क्या बोले आपको, दिल्ली कटक एक ऊंची भूमि है, ठीक है, और ये हरियाणा दिल्ली से शुरू होकर के आपको हिमाचल यानी उत्तराखंड के बॉर्डर तक ऐसे करके आगे बढ़ता है, ठीक है। और जो भी नदी का उद्गम, तो इस कटक के इधर मतलब पश्चिम में जो भी नदी का उद्गम होगा, वो पानी कहाँ जाएगा? आपका अरब सागर में जाएगा। और इस कटक के इधर यानी पूरब के तरफ जो भी नदी का उद्गम होगा, वो पानी कहाँ जाएगा? आपका बंगाल की खाड़ी में जाएगा। देखिएगा यहीं से आपका निकलता है सिंधु, मगर ये चला जाता है कहाँ पे? इधर ऐसे घूम जाता है, क्योंकि ये दिल्ली कटक के पश्चिम में पड़ता है, और यहीं से निकलता है आपका कौन सा? ब्रह्मपुत्र निकलता है, या फिर गंगा निकलता है इधर से, उत्तराखंड से। देखिएगा वो उधर ना जाके इधर आ जाता था, कारण यही है आपका दिल्ली कटक। यहाँ तक समझ गए? यानी हिमालय नदी को 2 भागों में, बंगाल की खाड़ी की तरफ और क्या बोलते हैं, अरब सागर की तरफ 2 भागों में बांटने का काम कौन करता है? दिल्ली कटक करता है। चलिए ये बात समझ गए ना, दिल्ली कटक। चलिए अब आगे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो क्या है ना, यहाँ पे आपका क्या है, सबसे पहले ये ट्रांस हिमालय का भाग है। हिमालय में एक ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय बोलते हैं, तो हम लोग अभी ट्रांस हिमालय की बात करेंगे क्योंकि ये एरिया ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र में पड़ता है। तो ट्रांस हिमालय का कई रेंज है, तो ये अपना कौन सा है भैया, काराकोरम रेंज है, इसको क्या कहिएगा लद्दाख रेंज है, इसको क्या कहिएगा जास्कर रेंज है। ये तीनों रेंज समझ गए। तो इसका विस्तार जो है ना आगे की भी तरफ है। ये ट्रांस हिमालय का जो विस्तार जो है क्या है, आगे की तरफ है, हिमालय का विस्तार आगे की तरफ है इसको। और ये जगह कौन सा है, तो ये जगह है आपका तिब्बत है। तिब्बत अभी चीन कहिए या तिब्बत कहिए, जो भी कहिए, ठीक है, ये क्योंकि चीन का जो है अधिकार है सब में, चीन है। और ये वाले जगह को हम लोग कौन सा, इस रेंज को यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे इधर इस रेंज को हम लोग क्या बोले, काराकोरम श्रेणी कहते हैं, लद्दाख श्रेणी कहते हैं, जास्कर श्रेणी कहते हैं। तो ये वाला तिब्बत में या चीन में इस श्रेणी को हम लोग कैलाश श्रेणी कहते हैं। क्या कौन सा श्रेणी कहिएगा, कैलाश श्रेणी, ठीक है, ये बात समझ गए। तो इस कैलाश श्रेणी के पास अब हिमालय है, तो बहुत सारा ग्लेशियर होगा कि नहीं होगा, तो ग्लेशियर है, तो बहुत सारे ग्लेशियर में यहाँ पे पानी की बहुत है। लगभग पानी ई वाला सिस्टम में यहाँ पे जितने भी देश है सारे को पानी यही प्रोवाइड करता है। यही आपका ये वाला ट्रांस हिमालय का जो बड़ी बड़ी ग्लेशियर है, यहाँ पे बहुत बड़ी आपका झील मिलेगा। तो ये कैलाश श्रेणी के पास जो बहुत बड़ी सा एक झील है, ये झील को हम लोग क्या करते हैं, चेमा यांगडुंग ग्लेशियर। कौन सा कहिएगा, चेमा यांगडुंग, ठीक है, जो भी है आप लोग नाम सुने होइएगा। अभी हम ज्योग्राफी पढ़ा नहीं रहे, मोटा मोटी चीजों को समझते हैं। चेमा यांगडुंग ग्लेशियर है। चेमा यांगडुंग ग्लेशियर के पास से यहाँ पे आपका एक नदी निकलता है, जिसको हम लोग कौन सा नदी कहते हैं, सिंधु नदी। यहाँ से निकलता है, कलर दूसरा ले लेते हैं, आपको आसानी होगा समझने में, बिल्कुल भी समझिएगा, बिना लेट किए हुए हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आपको बता दें। तो यहाँ पे चेमा यांगडुंग से निकला और ये नदी क्या करता है, ऐसे करके यहाँ पे डोमचोक एक जगह है इंडिया में, ठीक है, लद्दाख श्रेणी को काटते हुए ये यहाँ पे एंट्री करता है और लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच बहते हुए ये आपका नंगा पर्वत के इधर से यहाँ पे बहुत बड़ा घोष का निर्माण करते हुए ये ऐसे करके घुस गया, ठीक है, ये बात समझ गए, यहाँ से निकल गया। मुख्य नदी और इसकी लंबाई कितना है, 3100 लगभग 86 किलोमीटर के करीब है। बस इतना तो समझिएगा। यहाँ से निकला तो यहाँ पे 2-3 चीज आपका मुख्य बात हो गया। ये नदी सिंधु नदी किसको काटता है, तो क्या कहिएगा, लद्दाख श्रेणी को काटता दे देगा कि सिंधु नदी किस श्रेणी को काट करके इंडिया में एंट्री मारता है, क्या कहिएगा, लद्दाख श्रेणी। ये नदी काराकोरम श्रेणी नहीं, ना कि जास्कर श्रेणी। और किस दो श्रेणी के बीच बहता है, तो क्या कहिएगा, ये आपका लद्दाख श्रेणी और ये जास्कर श्रेणी के बीच बह करके आगे निकलता है, नंगा पर्वत से आगे होकर के यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 नदी है, तो उस नदी को थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पे आपका एक सियोग नदी है और सियोग नदी का आपका जो है एक नदी आपका सहायक नदी है। ये बहुत बार आपका जो है विवाद में भी रहता है अचानक के साथ, गलवान नदी। तो गलवान नदी सियोग नदी का ही सहायक नदी है, ये इधर से आके मिलता है। यहाँ पे इधर जास्कर नदी है, ये यहाँ पे आके इससे मिल जाता है। इधर पे आइएगा गिलगित नदी है जो सिंधु में गिरता है। हम उधर की आज बात नहीं करेंगे, जो भी बात करेंगे अपना इंडिया की बात करेंगे। फिर यहाँ से आपको हिमाचल प्रदेश पे आइएगा ना, तो हिमाचल प्रदेश के पास से आपका एक नदी निकलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किशन गंगा नदी। किशन गंगा नदी फिर उसके वही हिमाचल प्रदेश का शेषनाग जगह एक है, शेषनाग लिख लीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको, ठीक है। शेषनाग से ये बेरीनाग के पास पड़ता है। शेषनाग से आपका एक नदी निकलता है जिसको हम लोग झेलम नदी कहते हैं और इसी झेलम में यही झेलम नदी पे ये जम्मू कश्मीर से निकलता है और आगे पाकिस्तान और किसके पास भारत के बीच सीमा साझा बनाते हुए ये आगे बढ़ता है। और ये अब झेलम नदी में कौन सा नदी मिलता है, आपका किशन गंगा नदी मिलता है। यहाँ तक आप समझ गए। फिर अब आगे चलते हैं। फिर आगे क्या है ना, यहाँ पे बारालाचा, हिमाचल प्रदेश की सारा बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा एक जगह है, बारालाचा से 2 नदी निकलता है। यहाँ पे आपको लिख देते हैं बारालाचा, ठीक है। क्या समझा रहे हैं हम आपको, सिंधु नदी तंत्र समान। बारालाचा है, बारालाचा से चंद्र और भागा नदी निकलता है और आगे चल करके ये आपका चिनाब नदी बन जाता है। और ये चिनाब नदी सिंधु की सबसे सहायक नदी है। जम्मू कश्मीर से एंट्री मारते हुए, मतलब जम्मू कश्मीर से होते हुए ये ऐसे करके आपका बहते हुए ये आपका आगे चलता है और इसी चिनाब नदी पे आके आपका झेलम मिल जाता है। और इस झेलम में कौन मिला था, किशन गंगा मिला था। बिल्कुल भी याद, बहुत मेहनत से बता रहे हैं, समझते चलिएगा, ठीक है। ये इधर इससे मिल गया, ठीक है। फिर आइएगा ना, यहाँ पे आपका रोहतांग कर रहा है जो रावी नदी निकलता है और रावी नदी से बहते हुए, ठीक है, ये रावी नदी ऐसे यहाँ से निकला और ऐसे बहते हुए ये भी आपका किसमें, तो चिनाब में मिल गया, ठीक है। ये 3 नदी समझ गए। कौन कौन नदी बताए, सिंधु नदी समझ गए, उसके बाद कौन नदी, झेलम नदी, और यहाँ पे किशन गंगा निकल करके झेलम में मिल गया। झेलम कहाँ से निकला, शेषनाग से। फिर कौन निकला, बारालाचा से निकला चिनाब नदी जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये नदी कहाँ से चला भाई, ये आकर के पाकिस्तान भारत के बीच बॉर्डर बनाते हुए आगे चला। फिर यहाँ पे आप रावी नदी के पास हम आके रुक जाते हैं, अभी यहाँ पे रोक दीजिए, ठीक है। तो जब सिंधु जल विवाद हुआ था 1960 में, अब देखिए ये सारा नदी जम्मू कश्मीर से निकल रहा है, ये यहाँ से निकल रहा है। उद्गम सारा चीज कहाँ है, भारत में, मगर जा कहाँ रहा है सारा पानी, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान को पहले, क्योंकि पाकिस्तान और भारत एक जगह हुआ करता था। अब क्या है ना कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा समस्या था, जब आजाद हुआ था, बंटवारा हुआ था, उतना तो माहौल पहले उतना गड़बड़ नहीं था, बाद में ना जाते जाते गड़बड़ हो गया। तो पाकिस्तान को लगा ना कि ये अगर पानी हमको नहीं मिलेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सारा चीज होते
1960 में एक समझौता हुआ, ठीक है, 1960 में एक समझौता हुआ जिसको हम लोग सिंधु समझौता कहते हैं, सिंधु जल विवाद हुआ, और ये किसके मध्यस्थता से हुआ? वर्ल्ड बैंक। तो जब भी आप देखिएगा, जब भी सिंधु जल विवाद आएगा, ठीक है, वहां पे वर्ल्ड बैंक को आपको एंट्री दिखेगा। तो वर्ल्ड बैंक बिल्कुल भी याद रखेगा कि वर्ल्ड बैंक का एंट्री बिल्कुल भी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता से ही आपके जो है मध्यस्थता से ही आपका कराची में ये आपका संधि हुआ। कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था। हम लोग के पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे और उधर से अयूब खान था, दोनों याद रखेगा, 1960 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया कि ये जो तीन नदी है, जो तीनों नदी बताए हैं, ये तीनों नदी का जो है पानी है, यहाँ पे आप सिंचाई कर सकते हैं, परिवहन कर सकते हैं और रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जहां से पानी बाधा नहीं हो, पानी रुके नहीं। अगर रुके भी तो कितना प्रतिशत? 20%। 20% से पानी हम लोग ज्यादा यूज नहीं करेंगे। किसका? सिंधु का, झेलम का और चिनाब का, ठीक है। ये सिंधु जल विवाद में हुआ है कि नहीं है? तो हम लोग भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बार लड़ाई हुआ, जानते हैं ना, 1965 का युद्ध हुआ, फिर 1971 का युद्ध हुआ। तो इन सब चीजों से हमेशा जो है ये लोग अपोजिशन करता रहता है कि हम लोग पानी रोक देगा या कुछ कर देगा। जब भी हम लोग यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहता है तो ये लोग जो है टांग अड़ाता है। तो 2013 में ही ये प्रोजेक्ट आया था, टांग अड़ाते अड़ाते बहुत ज्यादा ही टांग अड़ गया जो है। फिर आपका 2017 में वर्ल्ड बैंक द्वारा बोला कि नहीं भैया चलिए आप लोग बनाइए, समझौता को मध्यस्थता किया। फिर हम लोग अभी जो है 850 मेगावाट का बनाना चाह रहे हैं। यहाँ तक तो मेरी बात को समझ गए ना कि ये आपका तीनों नदी। अब देखिए, अब तीन नदी, तो ये हो गया पश्चिमी नदी, एक होगा पूर्वी नदी। ये जो तीन पूर्वी नदी है, जो व्यास हो जाएगा, रावी हो जाएगा और सतलज हो जाएगा, वो नदी पर पूरा पानी का प्रयोग हम लोग करेंगे, यानी भारत करेगा। कब? 1960, यानी सिंधु जल विवाद जो समझौता हुआ था, उसी समझौता के तहत। तो यहाँ से चलिए अब आगे आता है। तीन गो नदी, ये तो तीन गो नदी आपको बता दी है। फिर आगे यहाँ से आइए, आपका यहाँ पे रावी नदी निकलता है। रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलता है, ठीक है, वो भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और आगे बढ़ता है ऐसे करके पंजाब होते हुए थोड़ा सा ऐसे करके आपका यहाँ पे फिर ये भी चिनाब में मिल जाता है। और सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो चिनाबे नदी है। फिर यहाँ से निकलिएगा आपका व्यास नदी, व्यास कुंड से निकलता है और ये आपका किस में मिल जाता है? सतलज में। और सतलज कहाँ से निकलता है? जैसे आपको बोले ना कि यहाँ पे जो है बहुत बड़ी बड़ी ग्लेशियर है, ठीक है, और ग्लेशियर होगा तो झील होबे करेगा। तो राकस्थल झील है, मानसरोवर झील है, तो यही राकस्थल झील से आपका यहाँ से सतलज नदी निकलता है। और ये सब हिमालय पार नदी है, दो नदी, एगो सिंधु एगो सतलज। और सतलज नदी यहाँ से निकलता है और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के पास आपका एक कौन सा दर्रा है? सिपकिला दर्रा, ठीक है, सिपकिला दर्रा के पार करते हुए ये ऐसे करके एंट्री मारता है और ये फिर आपका पंजाब होते हुए ये ऐसे जाता है। और ये भी नदी आपका जाके कहाँ पे मिल जाता है? चिनाब में मिल जाता है। यहाँ से होकर के आप क्या हो गया? पंचनद हो गया। और मिठनकोट यानी पाकिस्तान, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये एक जगह है पाकिस्तान में, मिठानकोट, क्या कहिएगा? मिठानकोट, मिठन ये याद रखेगा नाम, मिठनकोट, बहुत बार पूछता है मिठनकोट। मिठनकोट के पास जाकर के ये पंचनद जाकर के इसमें मिल जाता है और ये सिंधु नदी फिर आगे जाकर के कराची के पास अरब सागर में मुहाना बना लेता है, ठीक है। तो ये पांचों नदी का है कहानी, ठीक, जो आपको हल्का फल्का बताएं, ज्यादा अभी हम बताएंगे तो फिर लंबा लग जाएगा। तो ये तीन नदी, ऊपर वाला नदी हो गया, तो ये सिंधु नदी, सतलज नदी कहां से निकला? तो क्या कहिएगा? राजस्थान झील से निकला, ठीक है। और ये सारा ये रेंज कौन सा रेंज कहलाता है? कैलाश रेंज। क्यों कहलाता है आपको बता दिए। इसका विस्तार जो आगे आपका तिब्बत चीन की तरफ हो गया, इसको हम लोग कैलाश रेंज कहते हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्लेशियर है, यहाँ पे बड़ी बड़ी क्या है? झील है। जो ग्लेशियर होगा तो झील होबे करेगा, तो वहीं पे आपका मानसरोवर झील है, राजस्थान झील है। इसी राजस्थान झील से आपका ये नदी निकलता है। और ये कहां से निकलता है? तो चेमा यांगडुंग जगह कहिएगा या फिर क्या बोखरचू ग्लेशियर कहिएगा। और भारत में कहां पे एंट्री लेता है? तो क्या कहिएगा? बिल्कुल भी डेमचोक, ये जगह है, कौन सा है? डेमचोक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ये तीन नदी का पानी पाकिस्तान के पास जाएगा। हम लोग 20% का यूज कर सकते हैं, परिवहन कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं या फिर रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। इसी को लेकर हमेशा विवाद रहता है और हमेशा चलता है हल्ला गुल्ला। अब देखिए, अभी आपको बताया ना दिल्ली कटक, दिल्ली रिज जो है यहाँ पे, अब देखिए यहीं से छोटी, अब यहीं से आपका निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी, मगर देखिएगा उधर नहीं जाएगा, ये इधर चला जाता है। उत्तराखंड के पास से यहीं से निकलता है आपका गंगोत्री, गंगा नदी, ठीक है, देखिएगा उधर नहीं, इधर। तो कारण दिल्ली कटक, ठीक है, समझ गया बात। और इधर वाला नदी का यानी दिल्ली कटक के पश्चिमी तरफ जो भी नदी होगा वो पानी कहां जाएगा? इधर जाएगा। और दिल्ली कटक के जो पूर्व होगा जो भी पानी होगा वो पानी कहां जाएगा? इधर आएगा, यानी बंगाल की खाड़ी तरफ मुहाना बनाएगा। चलिए, बहुत ज्यादा समय ले लिए हैं, मेरे हिसाब से पूरा बात समझ गए होंगे। तो सिंधु जल विवाद का जो भी मध्यस्थता करने का काम किसके पास? वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक जो भी करती है उसी का काम है, वही ने करवाया था। कराची में संधि हुआ था, उसमें कहा क्या गया था कि ये तीन नदी का पानी हम लोग 20% यूज करेंगे। और ये जो नीचे वाला यानी ये जो पूर्वी नदी है, तीनों पूर्वी नदी पे हम लोग का अधिकार होगा, उन लोग का पानी का अधिकार उन लोग का होगा, जो आगे आप करके जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने क्या है 850 मेगावाट की रन ऑफ रिवर परियोजना को मंजूरी दे दिया है। ये योजना किसके तहत चलता है भाई? तो NHPCL यानी 51% उसका हिस्सेदारी है और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर कॉर्पोरेशन वाला है तो उसका 49%। तो ये दोनों आदमी का नाम
याद रखेगा, ठीक है। एनएचपीसीएल के द्वारा और जम्मू कश्मीर आपका स्टेट पावर के द्वारा बनाया जाता है। उसका कितना 49% हिस्सा है, इसका 51% है, ठीक है, बनाया जा रहा है। इसका आधारशिला 2013 में रखा गया था। फिर सिंधु जल विवाद के कारण 1907, मतलब जानते हैं, आपको पता है कि वो लोग को हमेशा डर 1971 से तो खूबे डर गया कि हम लोग का खाना पीना पूरा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देखिएगा ना, आपका 2-3 दोआब आता है। देखिए यहाँ पे तो ये आपका व्यास नदी और सतलज नदी के बिस्ट दोआब, फिर आप कहिएगा बारी दोआब, ठीक है, व्यास और रावी के बीच पड़ता है, ठीक है। फिर आप देखिएगा रचना दोआब, ये क्या बोलते हैं, रचना दोआब में कौन, रावी और चिनाब आता है। फिर आपका चाच दोआब, झेलम और चिनाब आता है। फिर ये आपका सिंधु सागर, ठीक है, ये आपका दोआब है। तो सिंधु नदी के पास जो है ना, ये आपका बहुत बड़ा क्या है ना, ये आपका एक तरह से दोआब का काम, क्योंकि इधर पहाड़ी पठारी है, ये मेन जो है ना, ये अपना बहुत ज्यादा नदी भूमि का संचित होता है। पाकिस्तान का पूरा जीवन रेखा है, अगर यहाँ पे पानी नहीं जाएगा ना तो ये लोग मर जाएगा, इस बात। और ये लोग को हमेशा डर लगता है कि पानी रोक देगा तो हम लोग का खेल खत्म। और जब आजाद हुआ था तबे, जिस टाइम जो लड़ाई कर रहा था उस टाइम दिमाग में नहीं आया कि जब पानी बंद कर देगा तो हम लोग साला ऐसी भूखे मर जाएंगे। पगला है वो सब, ठीक है, दिमाग उमाग नहीं लगाया था। दिमाग लगाता तो ये काम नहीं करता। अभी भी चाहिए, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसका जो दुआब है ना, इसका जो क्षेत्र है ये, ठीक है, ये पूरा वाला क्षेत्र यही पानी से संचित होता है, समझ जाइए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहाँ थे हम, तो इसका आधारशिला 2013 में रखा गया था। फिर क्या है ना, वर्ल्ड बैंक के द्वारा वो लोग यहाँ पे जो है टांग अड़ाने की वजह से फिर काम रुक गया था। फिर 2017 में आपका वर्ल्ड बैंक मध्यस्थता किया, फिर जाके अभी ये काम हम लोग का स्टार्ट है। तो क्या कहिएगा, चिनाब। देखिए चिनाब नदी में और भी प्रोजेक्ट है। कौन सा नदी कहिएगा, आपका एक दुलहस्ती प्रोजेक्ट है ना, चिनाबे नदी पर है। और यहाँ पे आपका एक झेलम नदी है, बताए सॉरी, झेलम नदी के पास किशनगंगा एक नदी है जो झेलम नदी का सहायक नदी है, ठीक है। तो उसका जो है ना, झेलम नदी का सहायक नदी है, वहां पे भी आपका एक प्रोजेक्ट चलता है, ठीक है। तो इसे बिल्कुल भी याद रखिएगा। हाँ, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है, वैदिक नाम आस्कनी नदी है। झेलम का क्या बोलते हैं, वितिस्ता कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं भाई, इसको रावी को पुरसनी कहते हैं। इसका पुराना नाम है, ठीक है, वैदिक नाम कभी कल आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है, मिला दिया जाता है। रावी का कहिएगा पुरसनी, चिनाब का क्या कहिएगा आस्कनी, ठीक है। उसके बाद झेलम का क्या कहिएगा वितिस्ता, है ना, झेलम का वितिस्ता ही कहते हैं। तो ये सब पुराना नाम है। तो ये सारा चीज है। तो सिंधु जल विवाद में क्या कहिएगा, 3 नदी है, यानी जो 3 पश्चिमी नदी का 20% पानी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और बाकी बचा 3 नदी जो पूर्वी नदी है, वो पानी का इस्तेमाल कौन करेगा, वो लोग पाकिस्तान करेगा, और ये लोग हम लोग करेंगे, ठीक है। परिवहन कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये सारा चीज कर सकते हैं उस नदी, मतलब ऊपर वाला 3 नदी पे, ठीक है। चल आगे चलते हैं। देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर, यानी तांबे का आवरण वाला, मतलब उद्घाटन कहाँ गया है, तो देश का सब, कल ही का बात है, आपका कल का न्यूज है। देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर है, ये आपका पटना में किया गया, गर्दनी बाग में। ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है, तो हम लोग के जो है मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उसी के द्वारा किया गया है। ये अच्छा खासा निर्माणाधीन था और ये चल रहा था, कल आपका उद्घाटन हो गया। सबसे बड़ा, बहुत सारा तांबा इसमें लगा, ईशान जी कितना लगा मालूम है आपको, बता देते हैं। लिखे है कि नहीं लिखे भाई, 42,000 के जी, समझ रहे हैं, 42,000 के जी तांबा लगा है। 6 मंजिला है और 120 फीट ऊंचा है, ठीक है, 120 फीट ऊंचा है। अपने तरीके का ये देश का पहला ऐसा आपका जो है बापू टावर बना है। और देख लीजिए, ये बिहार में बापू जी, मतलब हम लोग के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सबसे ऊंचा प्रतिमा बना है। कितना, 72 फुट का, 72 फीट का, ठीक है, 72 फीट का है, जिसमें से 32 फीट आधार पर कितना 40 फीट ऊंची प्रतिमा लगा है, ठीक है। और देश का सबसे ऊंचा 32 फीट आधार पर 40 फीट ऊंची प्रतिमा, याद रखिएगा, 72 फीट का है। कहाँ पे, गांधी मैदान में। चलिए अब दूसरी बात है, अभी हाल फिलहाल में आपका बाबा साहब का प्रतिमा का, आपका सामाजिक न्याय का प्रति नहीं बोले थे, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस आपका विजयवाड़ा में लगाया था, 206 फीट का, याद रखिएगा 206 फीट। और इंडिया में, अपने भारत में नहीं, पूरे विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा किसका है, तो क्या कहिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। कितना है भैया, 182 मीटर है। इसको तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, 182 किलोमीटर विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा है। अभी एगो बात आया है कि अब हम लोग के जो है देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सबसे ऊंची प्रतिमा वहां पे सदाकत आश्रम के पास, अभी सारा चीज यहाँ पटना का जो नगर निगम है उसके द्वारा भेज दिया गया है। शायद ये प्रस्तावित है, अब हो भी जाएगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति होने जा रहा है, ठीक है, गंगा के किनारे लगेगा। किसका, राजेंद्र प्रसाद जी का। अभी पेपर में आपका आया था, अभी क्वेश्चन हम बनाए नहीं है, अगर आपको कभी पूछ दे कि कहाँ बनने वाला है तो आप राजेंद्र प्रसाद का ही लगाइएगा, ठीक है। सारा चीज हो गया, अभी उसके बाद चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो है क्या बना है भैया, तो टावर सबसे बड़ा, मतलब गांधी, मतलब बापू का टावर सबसे बड़ा टावर कहाँ पे बना है, तो क्या कहिएगा, पटना में। उद्घाटन भी हो गया है। कितना है, तो 6 मंजिला है, 120 फीट ऊंची है, ठीक है। और ये क्या है, 7 एकड़ में फैला हुआ है। कितना हजार टन इसमें तांबा का यूज हुआ है, तो क्या कहिएगा, 42,000 केजी, ठीक है ना। तो इंडिया का सबसे ऊंची अगर प्रतिमा भी कहिएगा तो 182 मीटर। किसका है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। बी आर अम्बेडकर का भी सोशल जस्टिस वाला किए थे, कहाँ पे, विजयवाड़ा में, ठीक है।
तो वो कितना है, 206 फीट है। अभी हाल फिलहाल में शंकराचार्य का भी मध्य प्रदेश में एक आपका स्टेचू का अनावरण किया गया था, ठीक है, उसका बाल अवस्था को दिखाया गया। हम लोग का जो है भगवान राम का जो मूर्ति बना है उसको भी याद रखिए, साथ ही साथ 51 इंच का बना है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग अरुण योगी राज के द्वारा बनवाया गया है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग याद करते चलेंगे। तो पटना से संबंधित चीजें हैं, ये सब आपको समझते चलना है, ठीक है। चलिए ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बहुत बड़ा समय चला जाता है। स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया है, तो कल कैबिनेट के द्वारा कुछ नियुक्तियां किया जा रहा था, तो अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया। हम लोग के भारत का स्वास्थ्य सचिव कौन बन गए हैं, तो अपूर्व चंद्रा बन गए हैं। और संजय जाजू क्या बने, ये सूचना प्रसारण का सचिव बने, ठीक है। और नीना सिंह कौन है, तो नीना सिंह सीआईएसएफ का भी महानिदेशक बनी थी, ये भी बिहार के हैं, ठीक है, राजस्थान के कोल में काम करती थी और अभी आपका सीआईएसएफ की बनी है। और दलजीत सिंह कौन है, तो ये अभी बीएसएफ के बारे में बताए थे आपको, बीएसएफ का स्थापना दिवस भी बताए थे और आपका इसका बताए थे कि दलजीत सिंह चौधरी उसके क्या बने हैं, पहला महानिदेशक बने हैं। तो ये 3-4 आदमी का नाम याद रखिएगा। दलजीत सिंह चौधरी किसके, बीएसएफ के बने हैं। अभी बीएसएफ के बताए थे ना, बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस बना रहे थे असम में, हम लोग के गृह मंत्री गए हुए थे, है कि नहीं है। चलिए, और नीना सिंह, बीएसएफ का स्थापना जान लीजिए 2003 में हुआ था, ठीक है। जब भारत, अभी चाइना का फिर बात आ जाता है, भारत और चाइना के बीच जब युद्ध हुआ था ना, तो हम लोग वहां पर सीक्रेट मतलब ये बॉर्डर सेफ के लिए 1963 के करीब करीब इसका स्थापना हुआ था और इसका अस्थायी नाम बीएसएफ 2003 में रखा गया और फाइनली जो है फिर ये सारा चीज होता है, ठीक है। और नीना सिंह सीआईएसएफ है, जो संसद भवन की सुरक्षा का दायित्व दिया गया है, वही मीना सिंह है। संजय जाजू सूचना प्रसारण सचिव बने हैं, अपूर्व चंद्रा स्वास्थ्य सचिव बने हैं। अभी हाल फिलहाल में आपका नियुक्ति हुआ है, ये सब नियुक्ति हम देखते रहते हैं और आप लोग को भी देखना चाहिए, कभी कल पूछ देता है, ठीक है, क्योंकि कैबिनेट का नियुक्ति है तो इन सब चीजों को बिल्कुल भी जानना है। कलेक्टर स्पोर्ट्स किट्स योजना की घोषणा किस राज्य ने किया है, ठीक है, तो ये क्या है ना कि कलेक्टर स्पोर्ट्स किट्स योजना का घोषणा जो है किया है आपका तमिलनाडु सरकार, क्योंकि तमिलनाडु में अभी जो है ना आपका छठा जो है 6वां अभी क्या हो रहा था, आपका खेलो इंडिया यूथ गेम हो रहा था। अभी खेलो इंडिया विंटर गेम भी आपका शुरू हो गया है, कहाँ पे, लद्दाख में, ये बात जान लीजिएगा, ठीक है। वो चौथा संस्करण है, वो विंटर गेम है, ठीक है, वो चौथा संस्करण है और ये खेलो इंडिया यूथ गेम का छठा संस्करण था। इसके बारे में बताए थे। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा आपका जो है पदक तालिका में नंबर 1 में रहा है। कहाँ पे हो रहा था, तमिलनाडु में हो रहा था। उद्घाटन प्रधानमंत्री जी किए थे, तो वहीं पे जो है ना क्या किया है, वहां का जो है सरकार है, ठीक है, तो उसके द्वारा आपका योजना शुरू किया गया जिसका नाम है कलेक्टर स्पोर्ट। ये गांव में जो भी बच्चे हैं उसके खेल की प्रतिभा को उभारने के लिए जो है ये आपका क्या करेगा, 12,000 की खेल किट आपको जो है 12,000 पंचायतों में दिया जाएगा, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल भी आपका ये तिरुचि से शुरू भी हो गया, 7 फरवरी से ये किया जाएगा। तो कल आपका देख रहे थे कि वहां पे सरकार जो है तिरुचि में बांटने के लिए पूरा अपना प्लान कर रही है, ठीक है। तो इससे क्या करेगा ना कि सरकार क्या करेगी कि जो भी गांव में प्रतिभा है, खेल है, उसको आगे बढ़ाना है। कल है ना बताया कि आईआईटी कोटा में जो है दो सीट को आरक्षित करने वाला मतलब आईआईटी पहला बन गया मद्रास, यानी खेल कोटा, खेल करके भी आप आईआईटी में जाके पढ़ सकते हैं। वहां पे भी आपको आईआईटी में आपको क्या मिल रहा है, कोटा मिल रहा है। समझ रहे हैं कितना आगे की बात है। तो बिल्कुल भी आदमी को खेल वेल में अब तो पहले वाला बात नहीं रहा कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, ना, खेलोगे कूदोगे तो मिलेगा आरक्षण, ये बात जान लीजिए, ठीक है। तो समझ जाइए, तो तमिलनाडु है, ठीक है ना। वितरण करने का जो है उंगली थुड्डी, और एक और योजना है जिसका नाम क्या है, करेगा, क्या नाम है भैया, हाँ, करेगा उगाली 3D उंगल। ये भी आपका तमिलनाडु सरकार द्वारा ही लॉन्च किया गया। इसमें क्या है ना, जितने भी सरकारी योजना है, ठीक है, उस योजना को सही से लागू कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारे चीज को रेगुलेट करने के लिए ये योजना तमिलनाडु ही सरकार शुरू की है। यहाँ के राज्यपाल RN रवि हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री आपके स्टालिन है, ठीक है, उदयनिधि इसका बेटा है और सब इसका जो घोषणा सब उदयनिधि ही किया है। उदयनिधि बहुत अच्छा मतलब एक्टिव मेंबर रहता है, हमेशा अपने काम में फोकस रहता है, ठीक है। चलें आगे बढ़े, ज्यादा लंबा समय नहीं लेते हुए आगे है क्या है, किस देश में जंगलों में आग लगने से क्या है आपातकाल की घोषणा हो गया, ठीक है। तो किस देश में जंगल में बहुत जबरदस्त आग लग गया है। अब तक न्यूज में आ रहा था 60 व्यक्ति के करीब करीब का मृत्यु हो चुका है। तो चलिए आपको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं कि सब घटना घटा कहाँ है, ठीक है, बिल्कुल भी जानते चलिएगा। चिली, हम लोग पढ़ते हैं ना कि आटाकामा मरुस्थल सबसे शीत मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है, तो वही चिली में है, ठीक है, यही है चिली, ठीक है ना। सबसे यही है एंडीज पर्वत, कहाँ पे, चिली में। ये जो चिली देख रहे हैं ना, उत्तर से दक्षिण विस्तार वाला, दुनिया का सबसे उत्तर से दक्षिण वाला देश कौन सा है, यही चिली है। चिली की राजधानी कहाँ है, सेंटियागो। इसका सबसे एंडीज पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो क्या कहिएगा, एकांका गुहा है। जो भी बोल रहे हैं सुनते चलिएगा, एकांका गुहा, ठीक है, एकांका गुहा है, ठीक है, यही है चिली। और यहीं पे है इधर प्रशांत महासागर, यहीं पे आटाकामा मरुस्थल है। तो इसका क्या है ना, दक्षिणी और मध्य भाग वाले क्षेत्र में ना आपका बहुत ज्यादा आग लग गया है और आग लगने की वजह से लगभग अभी तो बता रहा था बता रहा था 51, कोई बता रहा है 60, इतना लोग का मृत्यु हो गया है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे आपका आपातकाल की घोषणा कर दिया गया है आग के लगने की वजह से। और बहुत ज्यादा आग लगता है और जानते हैं कि ये चिली तो इधर आ गया, ये वाला एरिया जो है अमेजन नदी, अमेजन घाटी पे पड़ता है और खूब यहाँ पे जो है आग लगता रहता है।
ठीक है, और आग लगने की वजह से ये सारा घटना घट गया है। तो चिली से संबंधित, अर्जेंटीना से संबंधित दो चार चीज याद रखिए। तो चिली के बारे में तो आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चिली का क्या है, अटाकामा मरुस्थल जान ही गए, ठीक है। और देखिए अभी हाल फिलहाल में और आपका जो है यहाँ पे ड्रग्स को लेकर के यहाँ पे आपका फिटो, यहाँ का एक जो है ड्रग्स माफिया फिटो जेल से भाग गया था, और यहाँ पे भी आपका राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। इक्वाडोर को भी याद रखिएगा, ठीक है। और यहीं से आपका इक्वेटर गुजरता है, ठीक है। और चिली से आपका क्या गुजरता है, क्या कहिएगा, चिली से आपका गुजरता है मकर रेखा, ठीक है। चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया होकर के ऐसे करके आपका जाता है, ठीक है। नहीं, बोलीविया क्या बोलते हैं, चिली है, अर्जेंटीना, पराग्वे है, ठीक है। पराग्वे और ये अब ब्राजील होते हुए आपका मकर रेखा गुजरता है। मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरेगा, चिली से, अर्जेंटीना से, ठीक है, पराग्वे से, और यहाँ आपका कौन सा है, ये ब्राजील से होके आपका गुजरता है मकर रेखा। तो सुनिए, अब यहाँ पे आया है तो सुनिए, अर्जेंटीना जो है ना, अर्जेंटीना का भी नए राष्ट्रपति में जेवियर माइली, ठीक है। तो ये क्या है ना, अभी हम लोग का जो ब्रिक्स में 1 जनवरी 2024 से 6 सदस्य जुड़ने वाला था, तो 6 सदस्य में से एक सदस्य ये कन्नी काटी है, ये बोला कि हम नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल नहीं हुआ है। अर्जेंटीना में जो है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका अभी हाल फिलहाल में एक वायरस भी आया था, बहुत हमेशा हॉट में बना हुआ रहता है, ठीक। और यहाँ पे एक मरुस्थल है आपका, ठीक है, उसका नाम क्या है भाई, बड़ा बढ़िया मरुस्थल का नाम, अच्छा जैसे भी याद आता है तो बताता है, ठीक है। तो ये है आपका चिली, ये इन सब चीजों को बिल्कुल भी समझते चलिएगा। इक्वाडोर में भी आपका लग गया है क्या भाई, राष्ट्रपति शासन। चलें हम बढ़ते हैं आगे, जितना रुकेंगे उतना आपको जो है समय देना सीखते चलिए, बहुत इंपोर्टेंट बताते भैया, ठीक है। तो इसी वजह से टेंशन नहीं लेना है। तो एंडीज पर्वत जहां पे चिली है, वहीं पे आपका जंगल में आग लग गया है, लगा दिया है क्या, तो क्या कहिएगा, राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा हुआ है, तो क्या कहिएगा, इक्वाडोर में, ठीक है। तो चिली के दक्षिणी मध्य भाग में क्या है, आग लगने से देखिए 51 लोगों की मृत्यु हो गया है, और वहां के राष्ट्रपति कौन है, गैब्रियल बॉरिक है, ठीक है। तो गैब्रियल बॉरिक को बिल्कुल भी आपको याद रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। देखिए उत्तराखंड में अभी आपका बहुत कुछ चल रहा है। देखिए उत्तराखंड में है ना क्या, उत्तराखंड में क्या है ना कि अभी आपका यूसीसी को लेके वहां पे अभी कामागामी चल रहा है। अभी आपको पता था ना, यूसीसी के बारे में बिल्कुल भी बताए थे, ठीक है, कि कानून 2 प्रकार का होता है। अगर नहीं देखे हैं, नहीं समझे, तो एक बार फिर जाके समझ जाइए, क्योंकि यूसीसी आगे बहुत कुछ होने वाला है। यूसीसी पे अभी केंद्र सरकार का भी, देखिए कल का भी न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो आपको मिलेगा, यूसीसी पे अभी सरकार पूरी दिमाग लगाए हुआ है, ठीक है। यूसीसी का हर चीज जान लीजिए कि मतलब सिविल कोड, ये यूसीसी के अंदर जो है कौन कौन सा कानून आता है, ठीक है, विवाह, तलाक, विच्छेद, उत्तराधिकारी संपत्ति, ठीक है। देख लीजिए वहां पे जाके, हम वीडियो में ऐसी बताएं जो उत्तराखंड वाला आपका जो है लिखा है, आपको जो है समान नागरिक संहिता क्या होता है, वहां पे जाइएगा तो आपको बिल्कुल भी दिखेगा। तो यूसीसी के लिए जो है अपना विधेयक पारित तो कर ही दिया है, पहली बात। दूसरी बात क्या है ना कि कल आपका नियुक्ति हो रहा था, और उत्तराखंड में पहली महिला आपको न्यायमूर्ति कौन बन गई है, रितु बहारी बन गई, ठीक है। तो रितु बहारी को बिल्कुल भी याद रखिएगा। बीबी फातिमा पहली सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली थी, इसका मृत्यु हो गया, इसको पद्मश्री भी इस बार मिला है, याद रखिएगा, इसका निधन हुआ है। लीला सेठ हिमाचल प्रदेश में पहली, भारत की पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश बनने वाली महिला लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश में बनी थी, ठीक है। तो इसको भी याद है। और सबसे पहला सत्र न्यायाधीश में बनने वाली थी अन्ना चंडी, केरल की थी, ठीक है। इतना सब चीज बिल्कुल भी याद रखना है। फिर उत्तराखंड लेके जाएंगे तो फिर नदी पढ़ाएंगे आप लोग को, फिर इरिटेट हो जाइएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है अभी हम लोग उत्तराखंड नहीं जाएंगे। उत्तराखंड का जो है वो कौन है भैया, राज्यपाल गुरमीत सिंह है। अच्छा देखिए, एक चीज नहीं बता देता है, ठीक है। ये जो है ना, देखिए न्यायमूर्ति रितु बहारी को जो है ना शपथ दिलाएगा कौन, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और उसका शपथ जो दिलाता है वहां के राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 217 में होगा, और उच्च न्यायालय है ना 217 में होगा, ये बात याद रखिएगा। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ दिलाएगा 219 में दिलाएगा। ये क्या बता रहे हैं भैया, ये सब आर्टिकल है, यानी अनुच्छेद है। क्या कहिएगा, अनुच्छेद है, ये बिल्कुल भी ये समझते चलना है। ये सब क्या है, अनुच्छेद है। आर्टिकल 219 में शपथ दिलाएगा, और आर्टिकल 217 में क्या नियुक्ति करेगा, तो नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। शपथ किसके द्वारा, राज्यपाल। तो यहाँ के राज्यपाल कौन है, गुरमीत सिंह है, ठीक है। हाँ ये तो है गुरमीत सिंह। देखिए ये गुरमीत सिंह के द्वारा इसको क्या किया गया है भैया, तो शपथ दिलाया गया। देखिए अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना आर्टिकल 124 में पढ़ते हैं ना कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का जो है शपथ सारा चीज 124 में कहा गया, मगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के बारे में ये नहीं कहा गया। आर्टिकल 214 से शुरू कीजिएगा ना, तो एक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, आर्टिकल 214 में, ठीक है। आर्टिकल 214 में राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, 215 में अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। और बिल्कुल भी याद रखेगा, सब पूछता है। आर्टिकल अभिलेख न्यायालय, हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, आर्टिकल कितना में होगा, ठीक है, ये आपको दे देगा, फंस जाइएगा। नियुक्ति होगा 217 में, शपथ लेगा 219 में, ये सब जान दीजिए, ठीक है। तो अभी बिल्कुल भी जानते चलना है, इतना समझ गए। फिर पॉलिटिक्स की तरफ नहीं घुसेंगे, फिर आपको जो है थोड़ा सा
लगेगा टेंशन, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। आज यही सारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो और था मगर वो टाइप हो नहीं पाया, 2-3 क्वेश्चन मेरा छूट गया है, ठीक है। वो क्योंकि ये जो है ना आपका अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाला अभी एक व्यक्ति बन गए हैं रोसकॉस्मोस के, ठीक है, मतलब रसिया का अंतरिक्ष एजेंसी का, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन था, छूट गया है, देख रहे हो ना, यहाँ पे भी हम आपको लिख करके लाए हैं। तो कोई बात नहीं है, होता है कभी कभी, 2-3 क्वेश्चन अब फिर कल वाले सेशन में हम आपका कर देंगे, ठीक है। तो आज इतना ही था, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे कल यानी 6 फरवरी को, तब तक के लिए नमस्कार।